नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी प्यारे प्यारे दोस्त। देखो, हम आज एक सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम का पेपर 1 करने वाले हैं जो सभी लोगों के लिए कॉमन रहता है। चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, ये पेपर आप सबको देना पड़ेगा। इसके अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं, ये अनिवार्य पेपर है और सब्जेक्ट भी सभी के इसके अंदर बराबर रहते हैं, सभी के समान रहते हैं। तो 100 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। इसका मतलब ये है कि ये पेपर जो है ना आपका 200 नंबर का होता है। देखो, एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। ये राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान, यानी कि राजस्थान का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और जो आर्ट एंड कल्चर है, ये तीनों पोर्शन आते हैं आपके, पूरा है इसके अंदर। इसके अलावा ये तो हो गया आपका ज्योग्राफी। इसके अलावा ये हो गया आपका प्राचीन सभ्यताएं वगैरह, ये हिस्ट्री हो गई, राजस्थान मुगल संबंध हो गए। देखो, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा पोर्शन मैंने आपको यूट्यूब पर करवा दिया है। अभी जो थ्योरी क्लासेस चल रही है ना, उनको आप ले लीजिएगा। इसके अलावा राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, 1857 की क्रांति, ये सब टॉपिक हैं इसके अंदर। मतलब पूरा राजस्थान का जीके है इसके अंदर। फिर राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है वो भी है इसके अंदर पूरी। मानवाधिकार आयोग, आरपीएससी जो आपका एग्जाम लेगा वो भी एक अलग से टॉपिक है। फिर राजस्थान का करंट अफेयर, देखो करंट अफेयर इसके अंदर राजस्थान का ही आता है दोस्तों, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। राजस्थान का करंट अफेयर आएगा 10 क्वेश्चन, तो वो भी आपसे पूछा जाएगा। विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान आता है इसके अंदर, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। महाद्वीप, महासागर, वैश्विक पवन प्रणाली, पर्यावरणीय मुद्दे, रणनीतियाँ, वैश्वीकरण और इसका प्रभाव, जनसंख्या वितरण और प्रवास। और भारत के जीके की बात करें तो इसमें तो गिने चुने 4-5 टॉपिक हैं। भारत की भौगोलिक विशेषताएं, भौतिक प्रदेश वगैरह आ जाएंगे, मानसून प्रणाली आ जाएगी, नदियाँ वगैरह आ जाएंगी, वनस्पति, ऊर्जा संसाधन। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था का टॉपिक है, इसके अंदर भी 5-7 टॉपिक है गिने चुने। ये 9th में, 10th में और 11 की जो बुक्स है ना, उनके अंदर आ जाते हैं सारे टॉपिक। इसके अलावा भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, ये 1935 और 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसके अलावा ये सारा आपका भारत का संविधान आ जाता है। मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, भूमिका, अम्बेडकर की भूमिका, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राजनीतिक दल जो है उनके बारे में, विदेश नीति के सिद्धांत क्या है, भारत के नेहरू जी का योगदान क्या है, भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ वैश्वीकरण के संदर्भ में, ये सब चीज़ें। देखो, ये सिलेबस मान एजुकेशन एप्लीकेशन पे डाला हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। एप्लीकेशन पे भी है और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम पे भी ये डाला हुआ है, आप चेक कर लेना, मिल जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान है, इसके आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, तो सारे टॉपिक हैं इसके अंदर में लगभग। अब देखो, एक बहुत अच्छी बात है, अगर दोस्तों आपने है ना, अगर आपने रीट एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है और अगर आप मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो आपके लिए बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि इसमें भी राजस्थान जीके का पोर्शन बहुत ज़्यादा है दोस्तों। और आपके रीट का मेंस होगा ना, उसमें भी लगभग आधा राजस्थान जीके आएगा, आधे से भी ज़्यादा। तो एक तो ये फायदा है। तो रीट वाले जो अगर आप तैयारी करें मेंस की, तो आप लोग सेकंड ग्रेड का भी दोगे, तो ये जरूर दीजिएगा, क्योंकि लगभग टॉपिक हैं आपके सिलेबस के अंदर। फिर साइकोलॉजी है, सेकंड ग्रेड और जो मेंस की साइकोलॉजी है लगभग 80% समान है, तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत काम की है। 200 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 100 प्रश्न होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इसके अंदर माइनस मार्किंग भी होगी दोस्तों, 1/3 माइनस मार्किंग होगी। यानी कि जैसे आपने 4 क्वेश्चन किए और 4 क्वेश्चन में से इसमें आपने 3 तो गलत कर दिए और एक है ना, एक सही कर दिया आपने, है ना। 3 गलत कर दिए और एक सही कर दिए, तो 3 गलत है ना, वो आपके एक सही प्रश्न को ले डूबेंगे, मतलब कि आपका एक भी गया। मतलब 4 क्वेश्चन में एक ही सही कर रहे हो ना और 3 गलत कर रहे हो, तो आपका बराबर है स्कोर, 0 नंबर आएगा फिर आपकी उस कंडीशन में। ऐसे इसमें माइनस मार्किंग, ऐसे ही थर्ड ग्रेड में माइनस मार्किंग है, सेकंड ग्रेड में भी ऐसे ही है, ठीक है ना। तो ये तो है आपका सिलेबस। अब इसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमने पेपर बनाया है और बहुत लाजवाब पेपर है। एक बार आप चेक करो, देखिए आप कितने क्वेश्चन इस पेपर में सही कर सकते हो। तो यार एक बार लाइक का बटन तो जरूर बनता है, और आपके जो भी दोस्त हैं उनको इस वीडियो को लास्ट में जरूर शेयर करोगे, और लास्ट में मुझे बताना आप लोग कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं इन 100 क्वेश्चन में से। तो साथियों, हमारे पास में जो पहला प्रश्न है ना, वो ये है कि राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है ना, वो किस तारीख को अस्तित्व में आया था। बताइए, राजस्थान को आज जो हम देख रहे हैं जितने एरिया के अंदर, वो कब अस्तित्व में आया था। यह आया था दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। फजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग जो है ना, उसी को फजल अली आयोग भी बोला जाता है। फजल अली आयोग भी बोला जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग को। तो दोस्तों, ये इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। विलय होने वाले अंतिम क्षेत्र कौन कौन से थे अगर आपसे पूछ ले, तो एक तो अजमेर, एक मेरवाड़ा,
एक आबू और एक देलवाड़ा। ये क्षेत्र थे अंतिम रूप से 7वें चरण में विलय होने वाले। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बताओ मेरे को निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। आपसे यहाँ पे पूछा है गलत युग्म और आपको गलत युग्म का चयन करना है। क्या लासाड़िया का पठार उदयपुर में है कि नहीं है, उड़िया का पठार सिरोही में, मेसा का पठार राजसमंद में, ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा में। तो भाई मेरे यहाँ पर देखो लसाड़िया का पठार उदयपुर के पूर्व में उबड़ खाबड़ जो क्षेत्र है ना वो लसाड़िया का पठार ही कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसमंद झील के आसपास में है, थोड़ा सा साइड में। इसके अलावा उड़िया पठार सिरोही जिले के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं अगर आपसे बात करूँ मेसा के पठार की, मेसा का पठार दोस्तों राजसमंद जिले के अंदर नहीं है, राजसमंद जिले में नहीं है, ये है चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। कहाँ पे है भाई, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इस पठार पर ही तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा भाई, इसमें तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है ऊपरमाल का पठार। तो गाइज ये भीलवाड़ा के अंदर ही है ऊपरमाल का पठार, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन की ओर। चलो बताओ मेरे को आप, निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है। बताओ जी, अजमेर में प्रवाहित नहीं होने वाली नदी का नाम आप बता दीजिए। सागरमती, बनास, साबी, डाई। हाँ देखिए, साबरमती नदी है ये बहती है। बनास नदी की अगर हम बात करते हैं तो ये भी अजमेर के दक्षिणी पोर्शन से होते हुए जाती है, लेकिन साबी नदी नहीं है दोस्तों, डाई भी है। साबी नदी जयपुर और अलवर जिलों के अंदर है इसका क्षेत्र, प्रवाहित क्षेत्र साबी नदी का। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे हम, तीसरा ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न देखिए, 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है। तो बताओ भाई, बहुत प्यारा प्रश्न है तुम्हारे लिए। तो साथियों आपको बता दूं 21 जून की बात है तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है। 22 दिसंबर की अगर हम बात करें ना, 22 दिसंबर वाले दिन की, तो 22 दिसंबर को मकर रेखा के ऊपर सीधा चमकता है सूर्य, ठीक है ना। एंड अगर मैं आपसे बात करूं 21 और 23, 21 तो मार्च है ना, 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन की, तो दोस्तों भूमध्य रेखा के ऊपर चमकता है। बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, तीनों प्रश्न एक ही जगह करवा दिए हैं। याद रखिएगा 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है सूर्य, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधा चमकता है सूर्य, और 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है दोस्तों, ठीक है ना। जैसे ये हमारी पृथ्वी है और ये है कर्क रेखा, ये है भूमध्य रेखा और ये है मकर रेखा। तो भाई लोगों यहाँ पर तो चमकता है 22 दिसंबर को, भूमध्य रेखा पर चमकता है 21 मार्च और 23 सितंबर को, और कर्क रेखा पर चमकता है आपका 21 जून को। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगर हम बात करें 5वें नंबर के क्वेश्चन की, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर की पहली मेहमान जिसका 13 जनवरी 2018 को निधन हो गया था, नाम बताइए। क्योंकि आपके 10 क्वेश्चन राजस्थान जीके के भी आएंगे, मतलब करंट अफेयर के, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पुराने आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जिनका आज भी महत्व है, वो प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों आएगा रानी। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे हम, ऑप्शन नंबर बी कर देंगे। पैंथर रानी को गुलाब बाग से लाया गया था। 6ठे नंबर का प्रश्न देखिए, 7 से 9 नवंबर 2017 तक ग्राम ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया। देखिए दोस्तों ये किया गया था उदयपुर जिले के अंदर, नंबर 1 ऑप्शन होगा इसके अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 2012 में हुई 19वीं पशुगणना के अनुसार कुल पशुधन की दृष्टि से देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है। बताओ जी, अब 2012 वाली 19वीं पशुगणना की बात हो रही है, तो ये क्वेश्चन अब की बार आ सकता है तुम्हारे, क्योंकि इस क्वेश्चन का आज भी महत्व है। तो ये पोजीशन द्वितीय दूसरे स्थान पर, ऑप्शन नंबर बी करेंगे हम इसके अंदर। नंबर 1 पे यूपी है और आज भी यूपी है, उस टाइम में यूपी 13.42% था टोटल का। फिर दूसरे नंबर पे राजस्थान है 11.27%, तीसरे पे आंध्र प्रदेश है, ठीक है 10.96%। चलिए 8 नंबर का प्रश्न देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों के अवरोही क्रम में आपको जमाना है। भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 स्टार लगा दे रहा हूं मैं यहाँ पे आपके लिए। तो आप मुझे बताओ क्या उत्तर होगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों का अवरोही क्रम पूछ रहा है।
अवरोही मतलब ज़्यादा से कम। तो भाई जयपुर आएगा सबसे पहले तो इसमें तो कोई देखने वाली बात ही नहीं है, चारों में ही जयपुर मिल रहा है हमारे को। फिर दोस्तों 2 नंबर पे जोधपुर आता है, जोधपुर दूसरे में इसी में है। तो आप 2 को भी देख करके सही आंसर कर सकते हो अगर आपको 2 का पता है तो, क्योंकि दूसरे में जोधपुर कहीं नहीं है इसके अलावा, दूसरे के अलावा। ठीक है ना, तो अलवर नागौर ऑप्शन नंबर हमारा बी करेंगे इसमें। 9 नंबर का प्रश्न देखिए, राजस्थान में वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध नगर कौन सा है? क्या बात है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। जिसको वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है? वस्त्र नगरी के नाम से। तो गाइज ये है भीलवाड़ा। नंबर 1 ऑप्शन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आप सभी सही बता रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। हाथ से कोटा डोरिया उत्पाद बनाने वालों के लिए कौन सा पेटेंट लागू किया गया है? बताओ जी, कौन सा पेटेंट है वो? GI पेटेंट, ML पेटेंट या AD पेटेंट, या तो फिर इनमें से कोई भी नहीं। देखो दोस्तों, ये जो GI पेटेंट है ना, इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं भाई। तो आप याद रखिएगा, GI पेटेंट का क्वेश्चन याद होना चाहिए आपको। पहला प्रश्न हमारा, पहला ऑप्शन 10 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रतापगढ़ की जो थेवा कला है ना, प्रतापगढ़ की जो थेवा कला है भाई साहब, इसको भी GI इंडिकेशन प्रमाण पत्र मिला हुआ है। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष VS संपत, S जयशंकर, अरविंद पनगड़िया, विवेक देबराय। ओबेरॉय नहीं है, देबराय है। देखो साथियों, इन्होंने अगस्त 2017 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो यहां पर अब हमारा आंसर क्या होगा? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर कर देंगे। ठीक है ना, चलते हैं आगे। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुर गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी को कितने स्तंभों की छतरी कहा जाता है? बताओ जी, देखें, पता है आपको इस छतरी के बारे में? देखो, बूंदी मतलब राजस्थान का जो हाड़ौती संभाग है ना, वहीं पे बूंदी के अंदर है, ये काफ़ी फेमस है। 84 खंभों की छतरी, इसकी वास्तुकला, जो इसका आर्किटेक्चर है ना, वो अपने आप में काफ़ी बेहतरीन है दोस्तों। आप कभी जाओ तो देख करके जरूर आइएगा। इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण है ना 1683 के अनुसार अंतर्गत करवाया गया था। उस टाइम के जो शासक थे राव राजा अनिरुद्ध सिंह, इन्होंने अपनी धाई माँ के पुत्र यानी कि जो धाबाई देवा थे, उनकी स्मृति के अंदर करवाया गया था। तो धाबाई देवा की स्मृति के अंदर ये करवाया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, तो इसमें आंसर क्या आएगा? 84 खंभों की छतरी। 13 नंबर का प्रश्न है, गोला बारूद समाप्त हो जाने पर बीकानेर सेना पर चांदी के वह गोले किस किले से और किसने दागे थे? सोने चांदी के गोले दाग दिए थे भाई। तो क्या उत्तर होगा दोस्तों? यहां पर आंसर होगा चूरू के किले से ठाकुर शिव सिंह ने 1814 के अंदर। नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है, 14 नंबर का प्रश्न देखिए, एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? बताइए, एक घर में एक साथ 6 चूल्हे मैंने आपको लिखवाया था, बताओ, याद करो, देखें, कालीबंगा लिखवाया था, आहड़, गिलुंड या बागोर। तो भाई लोगों, यहां पर हमारा जो आंसर होगा ना, वो होगा आहड़। बी ऑप्शन कर देंगे हम इसके अंदर सही उत्तर। सेकंड ग्रेड के जो सिलेबस में है ना, एक तो कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है और बैराट है। ये 4 ही सभ्यताएं हैं आपके सिलेबस के अंदर। बाकी ये जो पेपर है, ये रीट वाले भी जरूर देखें, आपके भी लगभग सिलेबस सारा मैच करता है रीट मेंस वालों के। भारतीय इतिहास में निम्न में से किस अवधि को राजपूत अवधि कहा जाता है? बताओ, राजपूत काल कौन सी अवधि को कहा जाता है? राजपूत काल दोस्तों, राजपूत काल कहा जाता है 7वीं से 12वीं सदी की अवधि को। तीसरे नंबर का ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन में सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न देखिए, सपादलक्स के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सपादलक्स के चौहान वंश का संस्थापक, देखिए, वासुदेव चौहान की अगर हम बात करते हैं ना, तो शाकंभरी के जो चौहान वंश है, उनका संस्थापक माना जाता है इनको। शाकंभरी के चौहान वंश का संस्थापक। चौहानों के मूल स्थान से संबंध में मान्यता है कि वो सपादलक्स और जो जांगल प्रदेश था ना, बीकानेर जोधपुर के आसपास वाला क्षेत्र, उसके आसपास में रहते थे। और इनकी जो राजधानी थी ना, वो थी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर जो आज का नागौर है ना, वही पहले अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था।
शपादलक के चौहानों का आदि पुरुष वासुदेव को ही माना जाता है। इनका जो समय माना जाता है 551 ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है। बिजोलिया प्रशस्ति में वासुदेव को सांबर झील का निर्माता बताया गया है, याद रखिएगा। सांबर झील का निर्माता किसको बताया गया है? बिजोलिया प्रशस्ति में वासुदेव चौहान को बताया गया है। इस प्रशस्ति के अंदर चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण भी बताया गया है दोस्तों, है ना। शुरुआत में चौहान प्रतिहारों के सामंत थे, परंतु फिर जो गुवक प्रथम आया जिसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, स्वतंत्र शासक के रूप में ये उभरा और ये फिर इन्होंने अपनी एक अलग शाखा बनाई और फिर ये अस्तित्व में आया इनकी शाखा, ठीक है ना। इसी वंश के जो चंद्राई की पत्नी थी रुद्राणी, योगी क्रिया के अंदर निपुण थी। ऐसा माना जाता है कि वो पुष्कर झील के अंदर प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर के महादेव की उपासना किया करती थी। 17 नंबर का प्रश्न देखिए, 12वीं सदी में जालोर में सोनगरा चौहान का शासन स्थापित किया गया था, किसके द्वारा बताइए? सोनगरा चौहान। गाइज यहां पर आंसर होगा कीर्तिपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर तीसरा कर देंगे हम इसमें। 18 नंबर का प्रश्न देखिए, कछवा शासक मानसिंह का देहांत हुआ था, कहां पे हुआ था मानसिंह का देहांत? देखो अब बात आ रही कछवा शासकों की, तो मैं आपको बता दूं कछवा शासकों का जो संस्थापक था ना, संस्थापक किसको माना जाता है? धोला राय को माना जाता है। धोला राय को दूल्हे राय भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी जो कैपिटल बनाई थी, राजधानी, वो बनाई थी दोस्तों दौसा को। दौसा जयपुर के आसपास में जिला है दौसा। कोकिल देव आता है फिर। कोकिल देव ने अपनी राजधानी नेक्स्ट दूसरी बना ली और कोकिल देव ने राजधानी बनाई थी आमेर को 1207 के अंदर, ठीक है। अब हम बात करें मानसिंह की, तो मानसिंह का दोस्तों 1550 के अंदर जन्म हुआ था, 6 दिसंबर 1550 को। मुगलों से सहयोग की नीति अपनाई थी। इनकी मृत्यु हो गई थी 6 जुलाई 1614 के अंदर। अकबर ने इनको फरजंद का नाम दिया था। फरजंद का मतलब पुत्र होता है। इलिचपुर के अंदर अकबर का जो नवरत्नों में शामिल था ये मानसिंह, इसकी मृत्यु हो जाती है इलिचपुर के अंदर। तो हम कर देंगे इसका बी ऑप्शन राइट आंसर। 7000 का मनसब भी दिया था इसको। 18 जून 1576 के अंदर जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसके अंदर मुगल सेना का सेनापति भी था, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं बंगाल की सूबेदारी के टाइम में केदार राय से शीला देवी की मूर्ति प्राप्त करके आमेर क्षेत्र के अंदर स्थापित करी थी। शीला माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। आमेर में जमारामगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। आगे चलते हैं, चलो देखिए। राजपूताना में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज सर्वप्रथम कहां पर हुआ था? बताओ जी, क्या आंसर होगा इसमें? साथियों देखो ये हुआ था नसीराबाद से। डी ऑप्शन हम कर देंगे इसमें राइट आंसर। राजपूताना के अंदर यानी कि राजस्थान में 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज हुआ था नसीराबाद छावनी से। ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। उन नेताओं के नाम ही बताने हैं जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था, बताइए। साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा और नारायण जी पटेल। देखो साथियों, साधु सीताराम दास स्टार्टिंग से ही थे, विजय सिंह पथिक भी आ गए थे, माणिकलाल वर्मा भी थे, नारायण जी पटेल भी थे। तो ऑप्शन नंबर हम कर देंगे इसमें डी ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1944 के अंदर। देखो भाई ये क्वेश्चन 3-4 बार एग्जाम्स में आ चुका है, लिटरली वाकई में आ चुका है ये। तो आप लोग इसको याद रखना, कभी भी टपक सकता है ये एग्जाम के अंदर, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं 22 में। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? बताओ जी, क्या नाम था उसका? विजय सिंह पथिक ने 1920 में वर्धा से प्रकाशित किया था, उसका नाम था राजस्थान, बोलो बोलो, राजस्थान केसरी, ठीक है ना भाई। तो ऑप्शन नंबर हम कर देंगे इसका तीसरा राइट आंसर, खल्लास। 23 नंबर का प्रश्न देखिए, राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने थे? बताओ जी, कौन बने थे प्रथम चरण के अंदर? प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ। इसके अंदर शामिल किया गया था अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर जिलों को, रियासतों को। ABCD से याद कर सकते हो आप इनको। और 18 मार्च पहला चरण माना जाता है, 18 मार्च को 1948। तो यहां पर आंसर क्या होगा दोस्तों? श्री शोभाराम कुमावत।
बी ऑप्शन ही कर देंगे हम इसमें सही उत्तर। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए अब आप क्या कह रहा है, जरा बताओ मेरे को आप उत्तर। 18 जून 2016 को प्रथम बार महिला लड़ाकू विमान पायलटों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। इनमें राजस्थान से कौन थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई लोगों, याद रखिएगा इसको आप, ठीक है ना। मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी, या तो फिर भावना कांत या निशा सिंह। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर होगा मोहना सिंह। नंबर 1 ऑप्शन कर देंगे हम इसमें राइट आंसर, ठीक है ना। चलते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए। सिरोही क्षेत्र में 8वीं से 10वीं शताब्दियों के मध्य किसकी पूजा का प्रचलन अधिक था? बताओ। 8वीं से 10वीं शताब्दियों के मध्य को किसकी पूजा का प्रचलन अधिक था? ये पूजा होती थी जैन तीर्थंकरों की, ये पूजा करते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? नंबर 1 ऑप्शन। चलिए 26 में देखिए, जसनाथ जी के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? बताओ जी। जसनाथ जी के उपदेश, उस ग्रंथ का नाम है दोस्तों सिंबुदड़ा। सिंबुदड़ा नाम है, तो हम कर देंगे इसमें पहला ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए। मुख्यतः त्योहारों का आगमन व समापन किस त्योहार के साथ में माना जाता है? बताइए। बड़ी तीज से शुरुआत या गणगौर से समापन, श्रावणी तीज, गणगौर, श्रावणी तीज, योगिनी एकादशी, नागपंचमी और देवशयनी एकादशी। तो भाई देखो यहां पर हमारा सही उत्तर होगा श्रावणी तीज और गणगौर। बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट आंसर। तीज त्योहारा भावड़ी ले डूबी गणगौर, ऐसी कहावत है ना, तो इसीलिए आती है। त्योहारों की शुरुआत तीज से और गणगौर से समापन। 28 नंबर का प्रश्न देखिए। वीरपुरी मेला कहाँ व कब आयोजित होता है? बता दीजिए। वीरपुरी मेला पढ़ा है आपने वीरपुरी के मेले के बारे में? देखो ये मंडोर जोधपुर के अंदर श्रावण का जो अंतिम सोमवार होता है ना, उस दिन आयोजित होता है। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ग्रेड 2 का एग्जाम दे रहे हो तो टीचर बनने वाले हो आप, है ना। तो भाई साहब थोड़ा तो आपको कष्ट लेना पड़ेगा, तो अंदर तक जाना पड़ेगा आपको। राजपूतों में डाबरिया से क्या मतलब है? बताइए। राजपूतों के अंदर डाबरिया, विवाह में दिया जाने वाला दहेज है उसको बोला जाता है डाबरिया, या तो फिर बंधुआ मजदूर प्रथा को, या फिर दास दासियों को, या कन्या विवाह में कन्या के साथ दहेज में गई हुई जो दास दासियां हैं ना, उनको डाबरिया बोला जाता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा कन्या विवाह में कन्या के साथ में दहेज के अंदर जो दास और दासियां जाती हैं ना, उनको ही डाबरिया बोला जाता है, ठीक है भाई लोगों। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर करेंगे इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए अब आप। प्रसिद्ध बीनकार श्री रज्जब अली खां जयपुर के किस शासक के दरबार में थे? बताइए। कौन सा शासक था वो? सवाई जय सिंह द्वितीय, सवाई प्रताप सिंह, माधो सिंह द्वितीय या सवाई राम सिंह? दोस्तों यहां पर आंसर होगा सवाई राम सिंह। सवाई राम सिंह राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। किस राजपूत शैली में नारियों एवं रानियों को भी शिकार करते चित्रित किया गया है? कौन सी राजपूत शैली है वो? जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर? कहाँ है ना, कदे कदे यहाँ का मन में आ जाए जी, राजा ही कहाँ स्त्री प्रथम, लेडीज फर्स्ट। तो हम भी जाएंगे शिकार करने, जब सामान शेर दिखे है तो फिर बचाओ बचाओ। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा कोटा शैली, तीसरा ऑप्शन। चंबल की डाकुन बन गई थी ये तो। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय पूजा की जाती है, बताइए। तीर्थ यात्रा पर जाते समय किसकी पूजा की जाती है? देवरा की, पथवारी देवी की, सांझी की या दुर्गा माता की? तो भाई ये पूजा होती है पथवारी देवी की। किसकी होती है भाई? पथवारी देवी की पूजा होती है। तो हम इसमें ऑप्शन नंबर बी कर देंगे। 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निमाड़ी एवं रांगड़ी किस बोली की विशेषताएं हैं? बताओ जी। हाड़ौती, मेवाती, मालवी, अहिरवाटी? बता दो क्या उत्तर होगा इसमें। दोस्तों निमाड़ी एवं रांगड़ी जो है ना, ये मालवी की बोली हैं। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट आंसर, ठीक है ना। अगला देखिए 34। हम्मीर मद मर्दन के रचयिता के बारे में बता दो अब आप। हम्मीर मद मर्दन का रचयिता कौन है? मैंने आपको पढ़ा दिया है थ्योरी के अंदर। हाँ भाई, जो आगे की थ्योरी क्लासेज है ना, जो अभी रह गई हैं आपकी कुछ हिस्ट्री की क्लासेज, वो जैसे ही एक कंप्लीट टॉपिक के नोट्स तैयार हो जाएंगे ना, तो आपकी पूरी कंप्लीट क्लास ली जाएगी। अब टॉपिक वाइज नहीं, मतलब एक टॉपिक के अंदर कई सारे शासक है ना, तो एक एक शासक पढ़ा रहे थे अब तक।
अब जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना तब आपकी पूरी क्लास आ जाएगी, टेंशन मत करो ना। ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ दिया गया है क्लासों को, बीच में बिल्कुल नहीं छूटेंगी, पूरी हिस्ट्री करवाई जाएगी आपको। तो जिसने भी अभी तक हिस्ट्री का कोर्स करना शुरू नहीं किया है वो कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना रखी है राजस्थान हिस्ट्री की, तो उसके अंदर देख लेना आप क्लास नंबर 1 से। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा जयसिंह सूरी, बी ऑप्शन। मुझे आप अगला प्रश्न बताओ, कौन सा संस्थान या संस्था का मुख्यालय जयपुर में नहीं है? बताइए। देखो, राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर के अंदर है, राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण ये भी जयपुर में है, राजस्थान संगीत संस्थान भी जयपुर में है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, देखो नाम ही पश्चिमी आ रहा है, इसका मतलब जयपुर में नहीं है, लेकिन हो भी सकता है भाई, इस बेसिस पे नहीं कर सकते हैं अपन। तो ये कहाँ पर है? ये है दोस्तों उदयपुर जिले के अंदर। कहाँ पे है भाई? उदयपुर जिले के अंदर है ये। तो इसमें हम करेंगे डी ऑप्शन राइट आंसर। क्लियर? आगे चलिए 36। ब्रिटिश शासन के दौरान किस अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया? बताइए सर, कब किया गया? 36 में आंसर बता दो। देखो, आप लोगों के सेकंड ग्रेड में बेसिकली बात करें तो 1919 और 1935 का ही अधिनियम है, दो ही अधिनियम याद करने हैं आपको। अब देखो यहाँ पे आप एक दिमाग भी लगा सकते हो कि यार अपने सिलेबस में तो केवल 1919 और 1935 का ही है, अब यहाँ पे ओनली 1919 है, 1935 तो कहीं है ही नहीं। तो आप आंख बंद करके वहाँ पे इस कंडीशन के अंदर बी ऑप्शन करके आ सकते हो दोस्तों, अगर आपको नहीं आ रहा है तो 100% वो क्वेश्चन। तो ऐसे तुक्के भी लगा सकते हो आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि बाकी तो सिलेबस से बाहर है आपके, तो इसमें ना बी ऑप्शन हो जाएगा आपके, ठीक है ना। चलो आगे देखिए 37। देखो अब आप, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख है, वास्तविक, संवैधानिक, वंशानुगत या निर्वाचित? देखो राजस्थान में, सॉरी भारत के अंदर वंशानुगत तो बिल्कुल नहीं माना जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन तो आपका वैसे ही गलत हो गया, राइट। इसके अलावा वास्तविक ये होता नहीं है, निर्वाचित ये होता नहीं है, तो बचा क्या? संवैधानिक। इसमें ना बी ऑप्शन राइट आंसर कर देंगे। अब 38 नंबर का प्रश्न देखिए आप, राज्य मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता व उसका कार्य संचालन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? राज्य मंत्रिपरिषद। देखो जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसकी अध्यक्षता और कार्य संचालन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अब प्रधानमंत्री के बेसिस पे राजस्थान या फिर कोई भी स्टेट के अंदर जो लोग होता है, कोई भी होता है मंत्री, उसको क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री होता है ना, वैसे ये स्टेट के अंदर प्रधानमंत्री होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, मुख्यमंत्री होता है, सॉरी मुख्यमंत्री होता है प्रधानमंत्री केंद्र में, और स्टेट में सीएम। सिंपल सा हम ये बोल सकते हैं कि जो काम केंद्र में प्रधानमंत्री करता है ना, वो काम राज्य के अंदर मुख्यमंत्री के द्वारा किए जाते हैं सारे के सारे। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री करता है स्टेट में, और केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सचिव की नियुक्ति बताइए। आपके मुख्य सचिव का टॉपिक अलग से है, मुख्य सचिव के कार्यालय वगैरह, तो मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है बताइए। दोस्तों मुख्य सचिव जो होता है ना, ये मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। तो इसमें है ना मुख्यमंत्री होगा, मुख्यमंत्री ही करता है, इसी के प्रसाद पर्यंत ये पद पे बना रहता है अपने। तो इसमें नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर का, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्य दायित्व बता दीजिए दोस्तों आप। राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है, आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके बारे में बात कर रहा है। तो इसका पूछ रहा है आपसे मुख्य दायित्व क्या है। देखो पहला ऑप्शन है राज्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों के हस्तांतरण के मामले देखना, ये है क्या? नहीं है। सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों का निपटारा करना, शिकायतों के लिए अलग पोर्टल होता है। या फिर चौथा ऑप्शन है हमारे पास में, राज्य सरकार के कर्मचारी और अधिकारियों की पदोन्नति एवं सेवानिवृत्ति के मामले को निपटारा, ये भी अलग मामला है। राज्य सरकार हेतु कुशल अधिकारियों व कर्मचारियों का चयन करना, यस, भर्ती वगैरह करवाता है ना। अब आपकी भर्ती कौन करवा रहा है? आप एक कुशल अध्यापक हो, कुशल कर्मचारी बनने वाले हो। आरपीएससी जानता है कि आप लोग सब नौकरी लगोगे अब की बार, तो आप लोगों के लिए एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है ना। इसकी प्रोसेस, सारा काम, रिजल्ट, ज्वाइनिंग, ये डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक। आगे चलिए 41 में बताओ मेरे को आप, मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? बता दीजिए भाई। 41 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर हो जाएगा? 10 दिसंबर 1948 मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया गया था। 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वो महाद्वीप जो पृथ्वी के दोनों गोलार्धों, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विस्तृत है,
कौन सा है वो? उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है। नाम बताइए उसका। एक ही हो सकता है ना दोस्तों। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तीनों की तीनों। चलो देखो, इसमें ना राइट आंसर क्या होगा हमारा? अफ्रीका। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखो, इसके बिल्कुल मध्य से होकर के कर्क वो भूमध्य रेखा गुजरती है, उत्तर में कर्क और दक्षिण में मकर रेखा। चलिए आगे देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है 43 नंबर का। इनमें से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? बताइए, ठंडी धारा कौन सी नहीं है इनमें से? 43 में उत्तर क्या होगा? पेरू, लेब्राडोर, ओखोस्टक और गल्फ स्ट्रीम। तो गाइज यहाँ पे आंसर होगा हमारा गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। 44 नंबर का क्वेश्चन देखिए। समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है, बताओ कितना होता है समुद्र तल पर? नॉर्मली वायुमंडलीय दाब की बात करें तो कितना होता है? एटमॉस्फेयर प्रेशर 76 सेंटीमीटर, 80, 86, 66, ये होता है 76 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सो नंबर 1 ऑप्शन कर देंगे हम इसमें। 45 नंबर का क्वेश्चन देखिए। हरित ग्रह प्रभाव के लिए उत्तरदायी, बताओ कौन सी गैसेज है हरित ग्रह प्रभाव के लिए उत्तरदायी? कौन सी है? CO2 है दोस्तों। ये हम बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा तीसरा राइट आंसर। 46 नंबर का क्वेश्चन है। भूमंडलीकरण की अवधारणा का जनक किसे कहा जाता है? बताइए, भूमंडलीकरण की अवधारणा का जनक। मेल्कोन, मैक्लूहन, गिल्पिन, रॉबर्टसन। गाइज यहां पर आंसर होगा रॉबर्टसन, डी ऑप्शन कर देंगे हम। भूमंडलीकरण की अवधारणा का जनक रॉबर्टसन को बोला जाता है। 47 देखिए। भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है? आज आपको यह भी पता लग जाएगा कि भारत की कितनी % जनसंख्या गांव में रहती है। 70.2%, 71.8%, 69.85%, 68.86%। तो साथियों यहाँ पे आंसर होगा 68.86%। कैसे याद करोगे? इसका उल्टा कर दो। पॉइंट में याद करना आसान है, इसका उल्टा कर दो भाई। 6 और 8 है ना, तो 8 और 6 लिख दो। 8 और 6 लिख दिया, होगी। तो इसमें ना राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन, 68.86%। 48 देखिए। राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसको दिया जाता है? वुडरो विल्सन, मार्शल टीटो, रूजवेल्ट और मार्गरेट थ्रेचर। राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय दिया जाता है दोस्तों वुडरो विल्सन को। नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अगर आपको कह दे कि स्थापना हुई कब थी, तो फिर क्या बताएंगे आप? 10 जनवरी 1920। इसको आप लीग ऑफ नेशंस भी बोल सकते हो। पेरिस शांति सम्मेलन के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था। चलिए अगला देखिए 49 में। 29 जुलाई 1957 को गठित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए। 49 नंबर के क्वेश्चन में क्या उत्तर हो जाएगा? देखिए साथियों, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है ना, वो है विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना। यह परमाणु ऊर्जा के सैन्य उपयोग को किसी भी प्रकार से रोकने के अंदर प्रयासरत रहती है। और इस संस्था का जो गठन हुआ था ना दोस्तों, वो होता 29 जुलाई 1957 को। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। सो हम इसमें नंबर 1 ऑप्शन कर देंगे। इस संस्था ने 1986 के अंदर रूस में चेरनोबिल में हुई जो नाभिकीय दुर्घटना थी, उसके बाद में अपने नाभिकीय सुरक्षा कार्यक्रम का विस्तार कर दिया था। वर्तमान में इसके महासचिव की बात करें, कौन है अगर आपको पूछ लिया जाए, तो मिस्र के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मोहम्मद अल-बायरिदेई। क्या नाम है? मोहम्मद अल-बायरिदेई। याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आ सकता है आपके एग्जाम में कि इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ये मिस्र के हैं, समझ गए? इनको है ना 2005 के अंदर शांति नोबेल पुरस्कार मिल चुका है मोहम्मद अल-बायरिदेई को, संयुक्त रूप से। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 50 नंबर का। औद्योगिक स्थानीयकरण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बताओ। औद्योगिक स्थानीयकरण का सिद्धांत दोस्तों एल्फ्रेड वेबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा इसमें। 51 नंबर का क्वेश्चन देखिए। जेट स्ट्रीम जिसका अंग है वह है,
जेट स्ट्रीम, विभिन्न वायुपुंज, वाताग्र, चक्रवात या उच्च स्तरीय वायु संचरण। तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर होगा डी ऑप्शन, उच्च स्तरीय वायु संचरण। ठीक है। 52 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से होता है? बताओ जी क्या उत्तर होगा। दोस्तों ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा इसमें राइट आंसर। अगर आपको ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई पूछ लेना दोस्तों तो आप कितनी बताओगे? लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत के अंदर सांपो है, तिब्बत के अंदर इसको सांपो बोला जाता है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसको डिहम बोला जाता है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये पूछा जा सकता है। असम के अंदर इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की सीमा के अंदर जमुना के नाम से दक्षिण में बहती हुई गंगा की जो मूल शाखा है ना पद्मा, वहां पर मिलकर के बंगाल की खाड़ी के अंदर जाकर के गिरती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 53, उर्वरक के क्षेत्र में भारत में सहकारी क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है? बताओ। उर्वरक के क्षेत्र में गाइज यहाँ पर हमारा आंसर होगा इफ्को, नंबर 1 ऑप्शन। इफ्को खाद उर्वरक के क्षेत्र में भारत में सहकारी क्षेत्र में 2 उपक्रम है। इफ्को है एक तो, और इसके अलावा एक है कृबको, ये 2 हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए आप, बताइए क्या उत्तर होगा। भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई? बताओ। जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। तो गाइज ये करी गई है जोधपुर के अंदर, ठीक है ना, जोधपुर के अंदर की गई है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 55 नंबर का प्रश्न है, देश में योजना आयोग 1/1/2015 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग के स्थान पर योजना आयोग का नाम हो गया है ना। तो योजना आयोग द्वारा, सॉरी नीति आयोग हो गया है अभी, पहले योजना आयोग के रूप में था। तो नीति आयोग के द्वारा निर्धारित कि किस विचारधारा को अपनाया गया? निरपेक्ष, सापेक्ष, दोनों या उक्त कोई भी नहीं? तो गाइज यहां पे होगा निरपेक्ष, नंबर 1 ऑप्शन। आप कहेंगे सर निरपेक्ष का क्या अर्थ होता है? निरपेक्ष शब्द अपेक्षा न रखने वाला, निराश्रित, निर्वलंबित, अनादर, अवज्ञा, अवहेलना, पुल्लिंग रूप होते हैं ये इसके। अगर हम इसको एक्सप्लेन में देखें कि निरपेक्ष शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? अपेक्षा रहित, किसी से अपेक्षा का अभाव, किसी से अपेक्षा नहीं रखते हैं। अपेक्षा यानी चाह या आशा ना रखना, ये मानवीय सोच और जो उसके अनुसार कार्य करने के आदर्श हैं उन रूप को व्यक्त करता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, व्यय योग्य आय की गणना करते समय व्यक्तिगत आय में से घटाया जाता है किसको? गाइज ये घटाया जाता है ऑप्शन नंबर प्रत्यक्ष कर को। तीसरा ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष कर। 57 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत की विदेश नीति में असली गुटनिरपेक्षता की नीति किस वर्ष से प्रारंभ हुई है? साथियों यहां पर आंसर होगा आपका 1977 और 78 से। ठीक। 58 नंबर का प्रश्न देखिए, कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, बताओ। कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, सत्ता हस्तांतरण के लिए, संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने हेतु, जिन्ना की पाकिस्तान की मांग स्वीकार करने हेतु या सांप्रदायिक दंगों की जांच करने हेतु? दोस्तों ये भेजा गया था सत्ता हस्तांतरण के लिए, संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, तो इसमें करेंगे बी ऑप्शन। 59 देखिए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहां पर किया था? बताओ। चंपारण, खेड़ा, दक्षिण अफ्रीका, अहमदाबाद। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले किया था दोस्तों साउथ अफ्रीका के अंदर, काले और गोरे के जो भेद थे उनके खिलाफ। अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर का, संविधान में अवशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत का विचार किस देश के संविधान की देन है? बताओ। अवशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत का विचार दोस्तों ये है कनाडा की। ऑप्शन नंबर क्या करोगे आप याद? कनाडा, बी ऑप्शन कर लेंगे। 60 नंबर का क्वेश्चन है अब हमारा 61 का, संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त स्वतंत्रताओं पर राज्य द्वारा किन आधारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं? बताइए 61 में क्या उत्तर होगा। देखिए दोस्तों यहां पे आंसर होगा देश की संप्रभुता अखंडता की रक्षा हेतु, विदेशी राज्यों में संधियों या मैत्रीपूर्ण संबंधों के संरक्षण हेतु, लोक व्यवस्था व शिष्टाचार बनाए रखने हेतु। तो यहाँ पर इन सभी कारणों से तो हम कर देंगे इसमें डी ऑप्शन। ठीक। आगे देखिए 62, भारत के वे राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं नाम बताइए उनका। नीलम संजीव रेड्डी थे, आर के नारायणम थे, प्रणब मुखर्जी थे, ज्ञानी जेल सिंह थे।
देखिए साथियों, हम यहाँ पे आंसर करेंगे नीलम संजीव रेड्डी। ये भारत के 6वें राष्ट्रपति थे, भारत के 6 नंबर के राष्ट्रपति थे, ये भी आपको याद रखना है। आपको बता दूं इनका कार्यकाल था 25 जुलाई 1977 से लेकर के 25 जुलाई 1982 तक, याद रखिएगा ये इनका कार्यकाल था। इनका जन्म हुआ था 1913 के अंदर। ठीक, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर का है अपने पास में। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति को नियति से पूर्व निर्धारित मिलन यानी कि ट्राइस्ट विद डेस्टिनी की संज्ञा किसने दी? सरदार पटेल ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने या राजेंद्र प्रसाद ने? साथियों इस प्रश्न में आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची का विषय नहीं है? बता दीजिए, संघ सूची का कौन सा विषय नहीं है? विवाह एवं विवाह विच्छेद, रक्षा, रेलवे, बैंकिंग। तो गाइज यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा नंबर 1 ऑप्शन, विवाह एवं विवाह विच्छेद। 65 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नवंबर 1956 में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को पुनर्गठन हेतु कौन सा संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ? बताओ दोस्तों, ये हुआ था 7वां संविधान संशोधन विधेयक। ऑप्शन नंबर तीसरा है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, याद हो जाएगा ना। चलो आगे देखते हैं। 66 नंबर का क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी की गठबंधन सरकार किस राज्य में है? बताओ क्या उत्तर होगा इसमें? मिजोरम, मेघालय, मणिपुर या तो फिर त्रिपुरा? फटाफट से उत्तर बता दीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन में हमारा सही उत्तर होगा मेघालय। ये बनती है मतलब इस पार्टी की सरकार यहां पे। क्वेश्चन नंबर 67, वागड़, मालवा, किराड़ू आदि क्षेत्रों में प्राचीन समय में निम्न में से किस वंश का शासन रहा है? चौहान, राठौड़, भाटी, परमार? चौहान, राठौड़, भाटी और परमार। तो भाई लोगों यहां पे हमारा आंसर होगा परमार। वागड़, मालवा, किराड़ू आदि क्षेत्रों में प्राचीन समय में किस वंश का शासक रहा? तो परमार वंश का शासन रहा था। 68 देखिए, आयड़ नदी किस नाम से भी जानी जाती है? आयड़ नदी को किस नाम से जाना जाता है? कोठारी, बेड़च, जवाई या बाणगंगा? दोस्तों इसको बेड़च नदी के नाम से भी जाना जाता है। बनास की एक प्रमुख सहायक नदी है ये, बनास की सहायक नदी है ये, ठीक है ना। उद्गम उदयपुर से होता है और उदय सागर जो झील है ना, उदय सागर झील में गिरती है तब इसको आयड़ नदी कहा जाता है, बाद में इसको बेड़च कहते हैं। भाई पहले तो आयड़ के नाम से जानी जाती है, गिरती है तब तक तो, और बाद में इसको बेड़च के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक उपजाऊ माने जाने वाली मिट्टी कौन सी है? बताइए, बहुत ही आसान सा सवाल है। भूरी मिट्टी, रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लवणीय मिट्टी? लवणीय मिट्टी को तो वैसे कर देंगे खराब, रेतीली मिट्टी को भी वैसे कर देंगे हम गलत। अब बचेगी भूरी मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। तो भूरी मिट्टी इतनी पावरफुल नहीं होती है, जलोढ़ मिट्टी तो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर राइट आंसर। नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। खादर और बांगर 2 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 70, मगरमच्छ की प्रजनन परियोजना कहाँ क्रियान्वित की जा रही है? मगरमच्छ की प्रजनन परियोजना बागदड़ा नेचर पार्क, उदयपुर। नंबर 1 ऑप्शन इस प्रश्न में हम सही आंसर कर देंगे। 2017 से चीतल जो होते हैं ना उनको छोड़ा गया है यहाँ पे, अभी इसे मृगवन के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है। 71, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र बताइए कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र भाई लोगों ये है तबीजी अजमेर के अंदर। नंबर 1 ऑप्शन होगा इसमें सही उत्तर। तबीजी अजमेर में राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र है। राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? बताओ जी। गिर गाय की नस्ल है ये, है ना। थारपारकर, हरियाणवी या राठी? देखो ये जो कामधेनु किसको कहा जाता है? ये राठी को कहा जाता है। और ये जो राठी है ना, ये एक तो सिंधी है ना, और एक होती है नस्ल साहिवाल। इन दोनों का मिश्रण होता है ये, इन दोनों का मिश्रण होता है सिंधी और साहिवाल का। 72 में देखो, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत है? अजमेर, जयपुर, सॉरी जयपुर तो कहाँ है, जैसलमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत कैसे याद करोगे? देखो ये हमारा बॉर्डर पाकिस्तान की तरफ आ रहा है और जैसलमेर सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है इसके साथ में ना, तो इधर पाकिस्तान है, मुस्लिम देश है ये,
तो इधर मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते, तो इसके पास में मुस्लिम लोग ज़्यादा रहेंगे ना, हमारे भारत के अंदर भी। तो जैसलमेर के अंदर याद रखिएगा, राजस्थान में सबसे ज़्यादा जैसलमेर में है। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या जयपुर के अंदर है। वैसे अगर पूछ ले तो अब यहाँ पे जयपुर का नाम नहीं आया ना, तो हम जैसलमेर कर देंगे। अब जयपुर के अंदर कितनी है? जयपुर के अंदर कुल जनसंख्या का कुल जनसंख्या का तो नहीं है, लेकिन टोटल बात करें तो 6.87 लाख है मुस्लिम। और प्रतिशत में देखें, जैसलमेर के अंदर अगर ये प्रतिशत हम देखते हैं, कुल जैसलमेर की जनसंख्या का प्रतिशत 25.1%। ठीक, आगे चलिए 74 में देखिए, राज्य में बिजली के मीटर बनाने के लिए प्रसिद्ध फैक्ट्री बताइए कौन सी है? बिजली के मीटर कौन सी फैक्ट्री बनाती है? 4 फैक्ट्रियों के नाम हैं, चारों के चारों जयपुर में हैं, तो हम आंसर करेंगे जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जयपुर नंबर 1 ऑप्शन। 75 देखो, लकड़ी ठीक है, लकड़ी एवं ऊंट की खाल पर सुनहरी नक्काशी व चित्रकला उस्ताकला हेतु राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ संचालित किया जा रहा है? बताओ। सिरोही, उदयपुर, पाली, बीकानेर। तो ये दोस्तों बीकानेर, डी ऑप्शन होगा। उस्ताकला का नाम आते तो आप बीकानेर कर ही देंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था, बताओ जी, कब किया गया था? मन ही मन में हंस रहे हो ना तुम, सर क्या मतलब, तुम भी लड़की को तो लकड़ी बना रहे हो, लकड़ी को लड़की बना रहे हो। 7 देखो, इसमें है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था दोस्तों केंद्रीय कैबिनेट के प्रस्ताव से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। साथियों एक और बात पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 ईस्वी को, ठीक है ना, 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का एक कार्यकारी निकाय होता है। ये ना ही संवैधानिक और ना ही सांविधिक निकाय है। ये देश की जो पंचवर्षीय योजनाएं जो होती है ना, उनका अनुमोदन करती है। प्रधानमंत्री परिषद का इसका अध्यक्ष होता है। अगर आपको अध्यक्ष के बारे में पूछ ले कि कौन इसका अध्यक्ष होता है, तो इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। पूछा जा सकता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संघ के सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं ना, और जो नीति आयोग है उसके सदस्य भी इसके पदेन सदस्य माने जाते हैं, ठीक है ना। योजना के निर्माण के अंदर राज्य की भागीदारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस विचार को स्वीकार करने के लिए सरकार से एक प्रस्ताव पारित हुआ था और इसके लिए इसका गठन किया गया था, ठीक है ना। तो इसमें नंबर 2 हो जाएगा। राजस्थान के किस नगर में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं, बताओ कौन सा नगर है वो जहाँ पे मीनाकारी गहने सभी लोग जानते होंगे मेरे हिसाब से, तो वो तो जयपुर ही है। ऑप्शन नंबर हम कर देंगे तीसरा इसमें राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद में दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? पहला तो चित्तौड़गढ़ है, लेकिन दूसरा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे? दूसरा सबसे बड़ा सिंपल जैसलमेर फोर्ट, डी ऑप्शन कर देंगे इसमें। 79 देखिए अब आप, लूनी नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल के बारे में बता दीजिए आप। लूनी नदी के किनारे बैराठ, नोहै, बालाथल, तिलवाड़ा। तो गाइज यहाँ पे हम आंसर करेंगे तिलवाड़ा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी कर देंगे। ये पुरातात्विक स्थल तिलवाड़ा लूनी नदी के किनारे है ना, बाड़मेर। आगे चलिए 79 हो गया। 80, नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? नागभट्ट प्रथम, परमार, गुर्जर प्रतिहार, चौहान या चालुक्य। तो भाई लोगों गुर्जर प्रतिहार हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर करेंगे हम, ठीक है। आगे चलिए 81 में देखिए, ये परिभाषा किस विद्वान ने प्रस्तुत की मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है? बताओ मनोविज्ञान को मानव प्रकृति का अध्ययन किसने माना है? मानव प्रकृति का अध्ययन माना है दोस्तों बोरिंग और लैंगफील्ड व वेल्ड के द्वारा, नंबर 1 ऑप्शन। 82 देखिए, मनोविज्ञान में निरीक्षण पद्धतियां कितने प्रकार की हो सकती हैं, बताइए। 2, 5, 4 और 8 कितने प्रकार की हो सकती हैं? वैसे तो कई जगह आपको 4 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा। पूर्व अनुमोदन निरीक्षण होता है एक, तो है ना, एक होता है नियमित निरीक्षण, एक होता है जिसको हम बोल सकते हैं अनुपालन अनुवर्ती निरीक्षण, और एक कारण के लिए जो निरीक्षण होता है वो। टोटल मिला करके ऐसे 4 कर सकते हैं हम इसमें।
83 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है सर्वांगीण विकास के अंदर, अनुशासन में, बाल विकास के ज्ञान में और मूल्यांकन में। तो भाई लोगों, सर्वांगीण विकास के अंदर सहायक है, ये नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। 84 देखिए, अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया उसी समय से आरंभ हो जाती है जिस समय बालक का होता है, जन्म, गर्भाधान, बाल्यावस्था और ये सभी, जिस समय बालक का गर्भाधान होता है, ठीक है ना, उसी समय से अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रियाएं आरंभ हो जाती हैं। 85 देखिए, प्रत्येक बालक के विकास में महत्व आनुवांशिकता का है, वातावरण का है, उपरोक्त दोनों का है या फिर कोई भी नहीं। देखो दोस्तों, जो रीट का एग्जाम होता है ना, रीट के एग्जाम के अंदर जो बाल विकास होता है ना और शिक्षा शास्त्र होता है, तो वहाँ पे जो शिक्षा शास्त्र होता है ना उसको थोड़ा हार्ड आता है ना। बाल विकास तो कोई हार्ड नहीं आता, 15 क्वेश्चन शिक्षा शास्त्र के होते हैं तो वो हार्ड आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके शिक्षा शास्त्र नहीं आता है, ठीक है ना, केवल शिक्षा मनोविज्ञान का पार्ट है आपके, तो इतना हार्ड नहीं आएगा। अगर आप इजीली डेली 1 घंटा भी देते हैं ना, और अगर देते आ रहे हैं तो आप बहुत आसानी से ये जो 20 प्रश्न आएंगे आपके, उनको बहुत इजीली आप सही कर सकते हो। 3rd ग्रेड वाले 10 प्रश्न को बहुत आसानी से सही कर सकते हैं, और आप लोग 20 प्रश्न को बहुत इजीली सही कर सकते हो। इतना हार्ड नहीं आता, ऊपर ऊपर से पूछा जाता है। हर बार का पेपर आप उठा के देख लेना, 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड का, कभी कभी बहुत आसान आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे बनता है डिफिकल्ट, लेकिन यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। बताओ आप, प्रत्येक बालक के विकास में महत्व है, तो दोस्तों यहाँ पे होगा आनुवांशिकता का भी है और वातावरण का भी है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, इसमें तीसरा ऑप्शन राइट आंसर करेंगे। 86 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मनुष्य जो कुछ भी बनना होता है मनुष्य को, वो 4-5 साल के अंदर अंदर बन जाता है। ये शब्द किसका है 86 नंबर के प्रश्न में? साथियों, ये शब्द है फ्राइड का। किसका है भाई? फ्राइड का है, नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा। फ्राइड ने कहा था कि मनुष्य को कुछ भी बनना होता है 4-5 साल के अंदर बन जाता है, यानी कि उसकी नींव डल जाती है, जो भी आगे जाके बनेगा वो। बालक जब शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर विकसित होता है तो उसकी मानसिक शक्तियां होती हैं स्थिर, विकासहीन, विकासशील या उपरोक्त सभी। दोस्तों यहां पर हमारा आंसर होगा विकासशील, राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, विकासशील। तीसरा ऑप्शन कर देंगे हम इसमें। 88 नंबर का प्रश्न देखिए, सीखने की प्रक्रिया एक समय आकर के पूर्ण हो जाती है, समाप्त हो जाती है, धीमी हो जाती है, निरंतर चलती रहती है। सीखने की जो प्रक्रिया है ना दोस्तों, ये विकास नहीं है, सीखने की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, अभिवृद्धि नहीं है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मृत्यु पर्यंत चलती है, जन्म से। 89 देखिए, अभ्यास अथवा प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? बोलना, प्रेरणा, अनुक्रिया, अधिगम। तो भाई मेरे, इसको हम कहते हैं लर्निंग, अधिगम कहेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अभ्यास और प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। हम अभ्यास कर रहे हैं, हम प्रशिक्षण कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम कुछ सीख रहे हैं, उसके बाद में हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है, जो नया व्यवहार हम कर रहे हैं, वो अधिगम कहलाता है, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ सीखा। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था बताइए? 90 नंबर के प्रश्न में। भूखी बिल्ली पर, हाथी पर, शेर पर या बंदर पर? दोस्तों थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था ना, वो किया था भूखी बिल्ली के ऊपर, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। 91 नंबर का प्रश्न है, गाली देने पर बालक की पिटाई करना किस प्रकार का अनुबंधन होता है? बताओ, बालक गाली दे रहा है और उसकी पिटाई कर दी जाए तो ये किस प्रकार का अनुबंध होगा? देखो आप बहुत आसानी से, एक ऑप्शन यहाँ पे ऐसा है कि आप देखते आंसर कर दोगे। पिटाई करना मतलब दंड देने की बात हो रही है ना, तो दंड नैमित्तिक अनुबंधन है ये, इसमें ना बी ऑप्शन आंसर करेंगे हम। 92 देखिए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है? किसने कहा है ये? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार है ये कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जानने को पड़ती है? तो ये टॉयलर ने कहा है, बी ऑप्शन। दोस्तों यहां पर आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन ही मिलेंगे जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुके हैं। किन वैज्ञानिकों के अनुसार प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं? बताइए। 93 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा? स्किनर एवं हैरीमैन, करो एवं करो, टर्मन एवं ओडन, या इनमें से कोई भी नहीं? तो गाइज यहाँ पर आंसर होगा स्किनर एवं हैरीमैन, नंबर 1 ऑप्शन कर देंगे। 94 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व शब्द का उद्गम किस भाषा के पर्शनियर शब्द से माना गया है? व्यक्तित्व शब्द, पर्सनलिटी, लैटिन भाषा के, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये पर्सनियर शब्द लैटिन भाषा से लिया गया, इसी से माना जाता है। 95 देखिए,
छात्रों को निर्देशन देने के लिए सामान्यतः कितनी विधियों का प्रयोग किया जाता है, बताइए। छात्रों को निर्देशन देने के लिए कितनी विधियों का प्रयोग किया जाता है? प्राथमिक माध्यमिक इस तरह के निर्देशन दिए जाते हैं, नंबर 1 ऑप्शन। अगला देखिए, अनुसंधान में समग्र व प्रतिदर्शी दोनों की एक ही है, विचार, धारणाएं, कार्य, बताइए 96 नंबर के प्रश्न में। दोस्तों यहां पे आंसर होगा धारणाएं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक सामाजिक समूह व्यक्तियों का समूह है जो मान्यता प्राप्त संरचना के अधीन क्रिया प्रतिक्रिया करता है, यह परिभाषा किसकी है, बताओ। पी जिसबर्ट, लिबोन, कैटल या कैली व तिबांत? ये परिभाषा है पी जिसबर्ट की, नंबर 1 ऑप्शन होगा इसमें। 98 नंबर का प्रश्न देखिए, परिवार किस प्रकार का समूह है, बताओ जी। परिवार किस प्रकार का समूह होता है, प्राथमिक, द्वितीयक, अमूर्त या बाह्य समूह है? दोस्तों परिवार होता है प्राथमिक समूह है, नंबर 1 ऑप्शन करेंगे। 99 नंबर का क्वेश्चन देखिए, समाजमिति विधि का सबसे पहले उपयोग सामूहिक मनोबल के मापन के क्षेत्र में किसने किया था? मोरेनो, जेनकिंस, बानफेन ब्रेनर या शो? दोस्तों इस प्रश्न में आंसर होगा मोरेनो, नंबर 1 ऑप्शन, ठीक है। अगला देखिए 100 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक तत्व समाजीकरण का महत्वपूर्ण प्रभावक है, बताइए। समाजीकरण का महत्वपूर्ण प्रभावक, यहां पे आंसर होगा रीति रिवाज एवं परंपराएं, ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू सो मच।